अब जानते हैं इल्यूजन्स और कल्पनाओं को कैसे अपने अनुसरण चलाया जाए, अगर नियंत्रण में रखा जाए। देखो, हम जानते हैं कि कल्पना एक जो हमारी रियल वर्ल्ड है या जिसे हम मानते हैं रियल वर्ल्ड, वो एक तरीके का क्या बोलते हैं, पैटर्नाइज वर्ल्ड है। ठीक है, इल्यूजन्स में एक पैटर्न। देखो, मैं जब इल्यूजन्स के बारे में बात करता है, लाइफ इज इल्यूजन, जीवन इल्यूजन है, तो मैं इल्यूजन को मैं ये भूल गया था कि इल्यूजन को हिंदी में माया कहते हैं, भ्रम कहते हैं। मैं केवल इल्यूजन्स के बेसिस पर सारी चीज़ें बता रहा कि इल्यूजन इल्यूजन इल्यूजन। मैं इल्यूजन को डिनोटेट कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर से। जैसे सॉफ्टवेयर जो रियलिटी में कुछ नहीं होता ना, ये क्या थी, मेरी एक थ्योरम थी जिसमें मैंने एक बेसिक्स फंडामेंटल बनाया था कि दो हार्डवेयर कनेक्शन आई, जैसे एज अ बीच में एक बैंक करता है, बैंक की एज अ सर्विस होती है, एज अ लाइक मैंने उसे सॉफ्टवेयर कह दिया था। ह्यूमन और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एक तरह की सर्विस होती है, एज अ मतलब कि सॉफ्टवेयर होता है, एक तरीके का बीच का प्रणाली होता है। और एंड टू एंड बिजनेसमैन जो कि एक व्यापारी होता है, एक व्यक्ति होता है जो संबंध या प्रोडक्ट या कोई भी रिसोर्सेज बेच रहा होता है। एक अनदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज को जैसे होमो रिसोर्सेज कह देते हैं, हेटेरो रिसोर्सेज वो यूज कर रहा होता है एज अ पर्पसनली। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनली हम यहाँ पे ये कनेक्टेड कर सकते हैं, टू हार्डवेयर विल बी कनेक्टेड बाय अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, या सॉफ्टवेयर विल बी मेक द टू हार्डवेयर विल बी कनेक्ट वो कम्युनिकेट। जब भी कम्युनिकेट हो गया, जब एक सॉफ्टवेयर मेक होगा, तो मैं उसके बेस पर मेक एन इल्यूजन्स की टू रियलिटीज या टू फंडामेंटल फॉर्म्स आर मेक्स आर इल्यूजन्स। ठीक है, कि इल्यूजन मेक करते हैं। अब मैं इल्यूजन को कभी भी माया से मैं डिनोटेट नहीं कर रहा था, ये तो मुझे अब ज्ञात हुआ कि इल्यूजन को माया कहते हैं। हाँ, मुझे अब याद आया कि इल्यूजन को माया कहते हैं, और मायाओं में तो मैंने बतेरी चीज़ें लिख रखी हिंदी में। मैं तो केवल इल्यूजन्स के फॉर्म में लेके चल रहा था। इल्यूजन वो भी कहाँ से, मैंने यही कही थी कि मैं कहीं से भी कुछ भी बता सकता हूँ। मेरी हैव इंटेलिजेंस, मेरे पे इंटेलिजेंस है कि मैं किसी भी रिसोर्सेज में चीज़ें बना सकता हूँ। मेरा जुगाड़ यहाँ चलता है एज अ पर्सनली। तो अगर मैं बात करूँ इल्यूजन्स की, ठीक है, माया होगी, तो मैंने कहते हैं इल्यूजन्स है पैटर्न। तो मैंने इल्यूजन्स को देख के पैटर्न कहती, ना कि मायाओं को देख के पैटर्न कहती। और वास्तविक में आपको यही पता होना चाहिए कि समझ कहाँ पनपेगी, मायाओं में। सोच कहाँ पनपेगी, मायाओं में। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर अभी मैं इस वीडियो में कहना ये चाह रहा था कि कल्पनाओं को हम अपने बस में कर सकते हैं, कल्पनाओं को हम अपने अनुसार चला सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपकी शरीर की आंखों की पुतलियाँ कितनी अच्छी लगती है ना, जब तक ये आईब्रोज है। आप अपनी आंखों को चौड़ी कर लो, आपके दो दो अंडे दिखेंगे आंखों में, तो वो जब देखोगे तो ऐसा लगेगा आईने में जैसे कितने डरावने हैं। तो रियलिटी इज हार्श। आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी एक पहलवान बॉडी बनाता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल फिक्सिंग में नहीं होती। वो क्यों फिक्सिंग में नहीं होती, क्यों अट्रैक्टिव नहीं लगती? बिकॉज उसका हर एक पार्ट ग्रो कर रहा होता है, हर एक पार्ट अपने आप को बिल्ड कर रहा होता है, इसलिए उसकी बॉडी फिटिंग में नहीं हो पाती। और जहाँ बात आती है एक जिम ट्रेनर की, वहाँ उसकी बॉडी इतनी कूलेस्ट क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अधिकतर पार्ट जो उसको ग्रो नहीं करने होते, वो स्पेसिफिक पार्ट को, अब देखो कहने को तो मैं यूँ कह सकता हूँ डायरेक्टली कि स्पेसिफिक पार्ट को ग्रो करके उसका स्पेसिफिक पार्ट दिख रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखो, वो स्पेसिफिक पार्ट दिख ही तब रहा है जब बाकी पार्ट्स ग्रो नहीं है। सपोज करो उसके पेट की मसल से अगर वो योग करता है तो उसकी मसल जो है, ब्रेन वो जो है, लीवर जो है, वो अपनी लंबाई बढ़ाएगा। लीवर जो है अपनी लंबाई बढ़ाएगा, लीवर लंबाई बढ़ाएगा। और जो तुम्हारे अंग है वो 40 दिन के भीतर भीतर, योग निद्रा में ये होता है, 40 दिन के भीतर भीतर तुम्हारे अंदर के जो जैसे अंग होते हैं, जैसे आंतरी हो गई है, पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, वगैरह वगैरह, जो भी पाचन तंत्र है, ये सारे शिफ्टेड हो जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन की जगह। मतलब कहने का मतलब केवल 40 दिन योग कर लो, 39 दिन योग निद्राएं। और योग निद्राएं कभी भी किसी चीज़ किताबों में नहीं लिखी जा सकती। जैसे नींद के बारे में पूर्ण ऐसे कभी भी किताबों में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी योग निद्राएं कभी भी किताबों में नहीं लिखी जा सकती, अनंत है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि हजारों मुख्य और हजारों भुजाओं से मैं क्रिया करता हूँ, तो यहाँ आप शब्द समझो, हजारों भुजाएं। मैं यदि एक हाथ ऊपर करते जा रहा हूँ तो ये समय की वेरिएशंस में मेरे कितने हाथ निर्मित हो जा रहे हैं। अर्थात पलों में मेरे एक ही बार में हजारों भुजाएं आ जा रही है। अर्थात पल पल, एक एक सेकंड, एक एक जगह, स्थान, प्रकृति, अर्थात मेरे मन, कितने भी रूप हो, प्रति एक चीज़ का एक सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज वो है, मतलब चक्रों का ज्ञान। चक्रों में योगों की पहचान होती है। जब चक्रों को साफ करते चले जाते हो और चक्रों को हटाते चले जाते हो तो एक प्रभाविकता से बिना उत्पन्न होता है योग, जो कि प्रभावित नहीं होता, जो केवल अपने ऊपर ध्यान देता है, जो आंतरिक आंतरिक चीज़ों को साफ। इसलिए तो योगों को ये भी कहा जाता है, हगना भी तो योगी कहलाता है एक तरीके का। क्यों? हगने में भी क्या हो, आप अपने पेट को साफ कर रहे हो। ठीक है, तो योग में अधिकांश रूप में ध्यान, नियंत्रण है, या यूँ कह लो कि आपकी सफाई या त्याग, ये सब योग ही कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम योग क्यों है? क्योंकि योग का अर्थ ये है मन को मन से ही परे कर देना, अर्थात अपनी पहचान भुला देना, योग कहलाता है।
ये शारीरिक रूप में नहीं होता केवल, ये मानसिक रूप में केवल नहीं होता, ये काल्पनिक रूप में नहीं होता, मतलब कि प्रकृति में या मन में, मन के भीतर भीतर अंतर्गत, ये होता है स्थितियों पे और स्तुतियों पे। अतः ये समय से परे होता है, पर समय के भीतर ही होता है, समय से अलग पर समय के भीतर। एक निश्चित समय होगा जिस समय आपके में लिखा होगा आप योग करोगे। ये मैं उस व्यक्ति के बता रहा हूँ जो योग का निर्माण करता है। फिर उस समय वो अपने आप ही चीज़ें त्याग देगा, अर्थात योग में आ जाएगा। योग कभी भी कोई अवस्था ऐसी नहीं है कि जो प्राप्त करी जाए, योग अपने आप आता है, स्वयं से आता है, रैंडमली। आप रैंडम हाथ मारो, धीरे 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 आपके अंदर वो व्यक्ति आएगा जो व्यक्ति योग कराएगा। ये बिल्कुल ऐसी मौखिक बात है। आप जिंदगी को कहो मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना, ठीक है, और आपके कर्म लिखे हुए हैं। आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि दुनिया दुख दे रही है, ठीक है। आपके अंदर एक रसायन उत्पन्न होगा, वो रसायन तुरंत तो प्रभाव नहीं डालेगा, आपका अगले दिन ही या कुछ पल बाद वो आपको कहेगा छल करो, वो आपको कहेगा इंसान की आंतरिक भार निकाल लो जो आपको दुख दे रहा है, वो आपको कहेगा स्वार्थ करो, वो आपको कहेगा अगर दुनिया आपके अनुसार नहीं चली तो दुनिया को बदल दो, वो आपको कहेगा ये क्या है, अहम की प्रवृत्तियाँ है सारी सारी, ठीक है। कि वो व्यक्ति आ रहा है जो व्यक्ति था नहीं, वो कब आया? जब आपके मन के चिंतन ने कहा मुझे नहीं जीना, मुझे ये दुनिया डरा रही है। तो फिर क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी रचना को डरा रही है, अर्थात मेरी निर्मित चीज़ों को डरा रही है? देख तो सही। तो यहाँ दो सवाल होते हैं, हु आई एम एंड हु आर यू, कौन हूँ मैं, कौन हो तुम। मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप यही सवाल पूछते हो, और ये एक तरीके का मंत्र मान लो या क्या मान लो कि एक व्यक्ति आपके अंदर आ जाता है, एक पर्सनैलिटी आपके अंदर आ जाती है, तो आपका दिमाग या आपका मस्तिष्क खुद धारण कर लेता है एक रूप। ये बहुत खतरनाक होता है चिंताओं में, अहम की प्रवृत्ति, ठीक है। इससे आपको ये भी ज्ञात होने लग जाता है कि चीज़ें प्रकट हुई है, इससे आपको ये भी ज्ञात होने लग जाता है चीज़ें इल्यूजन है, इससे आपको ये भी ज्ञात होने लग जाता है कि आपके लिए सारी चीज़ें बनी है, इससे आपको ये भी ज्ञात हो जाता है कि आप भी स्वयं वो हो जो थे, जिसको लोग पूछते हैं, क्योंकि और कोई इतनी कल्पना नहीं कर पाता, और लोग जीवन व्यापन करते हैं केवल। हाँ, तो कई उत्तर मिलते हैं, कई प्रासंगिक शब्द मिलते हैं इससे। और मौलिक रूप में क्या होता है, आप अपना अंत कर लेते हो तो क्या करते हो, आपका केवल अस्तित्व का अंत होता है, वास्तविक व्यक्ति का कभी भी अंत नहीं होता, वो चक्रित करता अपने आप पुनः घटित। प्रकृति के तत्वों का कभी अंत नहीं होता, मानव का अंत होता है, जीव का अंत होता है, कॉन्शियसनेस का अंत होता है, सोच विचार का अंत होता है। अर्थात जब व्यक्ति सोकर उठता है तो सोने के बाद जब वो दोबारा सोता है तो उसकी दिन भर की दिनचर्या समाप्त होती है, अर्थात उसकी नींद समाप्त नहीं होती, नींद तो उसकी वास्तविक अवस्था है। तो बात चल रही थी इल्यूजन्स पे, तो मेरे को बात करनी पहले बात है इल्यूजन्स पे। आप दो पेजेस समझिए। इल्यूजन बिल्कुल ऐसी है, माया बिल्कुल ऐसी है, निरंतरिता। वैसे तो माया तीन तरह की कहलाती है। मैं माया के रूप की बात नहीं कर रहा, मैं माया की मौलिक अवधारणाओं की बात कर रहा हूँ कि माया किस के द्वारा बदलती है। तो माया दो चीज़ों के द्वारा बदलती है, स्वयं और अहम के द्वारा। स्वयं और अहम के द्वारा दो माया निर्मित होती है, दो माया, अर्थात प्रकृति दो होती है, एक प्राकृतिक और एक सांसारिक। जिसे अगर मौलिक शब्द में कहें तो प्रकृति और प्रवृत्ति, संगति और क्या बोलते हैं वास्तविक में मौलिक प्रकृति, शारीरिक प्रकृति और आसपास का वातावरण, बाहरी और आंतरिक प्रकृति, इसे दो प्रकृति कहते हैं। ये सारे नाम एक ही है, जगहों के हिसाब से और सेंसेस के हिसाब से बदल जा रहे हैं, समझने के हिसाब से, पर सब आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कौन सी कहलाएगी, मूल प्रकृति। बाहरी प्रकृति कौन सी कहलाएगी, जो प्रभाव डाल रही है बाहरी रूप से, ठीक है। संसार कौन सा कहलाएगा, बाहरी रूप। प्राकृतिक कौन कहलाएगा, आंतरिक रूप। प्रवृत्ति कौन कहलाएगी, बाहरी रूप। प्रकृति कौन कहलाएगी, आंतरिक रूप। संगति कौन सी कहलाएगी, बाहरी रूप। तो संगति प्रवृत्ति ये दोनों प्रकृति के ही रूप है, ठीक है। तो नेचर क्या कहलाएगा, जो प्रकट हो रहा है। नेचर कौन कहलाएगा, जो हमसे अलग है। नेचर कौन सा कहलाएगा, जिसमें प्रक्रिया विधि और कला संयोग हो रही है। ये सब क्या है, प्रकृति है, ठीक है। नेचर लॉस क्या कहलाएगी, नियम क्या कहलाएगी। नियम किसके द्वारा बनाए होंगे, क्या ब्रह्मांड ने नियम बनाए प्रकृति के, नहीं। विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों के विभिन्न नियम है, अलग अलग नियम है। क्या प्रकृति ब्रह्मांड से बड़ी है, नहीं। ब्रह्मांड के अंतर्गत है प्रकृति। अच्छा, क्या समय प्रकृति के भीतर ही है केवल, नहीं। समय प्रकृति और ब्रह्मांड प्रकृति के भीतर भी है और प्रकृति के बाहर भी, और ब्रह्मांड के अंतर्गत है। अतः सोच कहाँ पनपती है, प्रकृति में पनपती है, समय में पनपती है, ब्रह्मांड में पनपती है। सोच प्रकृति के अंतर्गत पनपती है, सोच प्रकृति से बाहर नहीं पनप सकती। दिस इज द सच थ्योरी।
मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कुछ सोचते हो समझते हो तो आप अपनी ही भाषा में समझते हो, मातृभाषा में। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में सोचोगे, ठीक है। चलो मानो आपकी में अंग्रेजी की प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति अंग्रेजी है, ठीक है ना, आपका आसपास का वातावरण आपको अंग्रेजी को प्रभावित कर रही है। अतः प्रभावित करने वाली चीज़ें प्रकृति ही कहलाती है, प्रकृति ही प्रभावित करती है। हमेशा ध्यान रखिए, आपकी आंतरिक प्रवृत्ति हो या बाहरी प्रवृत्ति हो, मौलिक रूप से आपकी प्रकृति ही बदलाव करती है, प्रकृति ही आप में बदलाव करती है। अतः मतलब प्रकृति बदलती भी है और आप में भी बदलाव करती है। अतः यही प्रभावितता का रूप है कि सब कुछ प्रभावितता से उत्पन्न हुआ है, अतः सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। पर ब्रह्मांड क्या प्रकृति के भीतर है? नहीं, ब्रह्मांड प्रकृति से भी है। तभी महर्षि पैदा हो जाते हैं, तभी क्या बोलते हैं, व्यक्तियों की विभिन्न सोचें, अगर विभिन्न प्रकृति समान होती, सब कुछ प्रकृति के भीतर होता, तो सब व्यक्ति एक ही तरह होते, एक ही तरह के होते, एक ही पनपते, और शायद हो सकता था ये असली वर्ल्ड कहलाता था, विकृत वर्ल्ड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये नियम है, ठीक है। तो योग जो है, एक चीज तो बता दूं, तो योग आपके 40 दिन के भीतर आपका शरीर बदलाव कर देता है। पहली बात तो बोला था 40 दिन के भीतर आपके जो आंतरिक अंग होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, जब पहले आपके आंतरिक अंग बदलेंगे, आपके आंतरिक अंग शुद्ध होंगे, तब आपका बाहरी रूप शुद्ध होगा और तब आपका मन शुद्ध होगा। मैंने इसलिए कहा था मन तन छन जिसने साफ कर ली उसकी आत्मा स्वच्छ होती है। अतः प्रभावित होना बंद कर देता है वो व्यक्ति और आकर्षित करना चालू कर देता है। मन तन छन, ये तीनों नहीं कह दिए थे, मन तन छन, इनके तीनों का सीक्वेंस था कि पहले क्षण होगा, छाया ही होगी, छाया मतलब जो दिखती नहीं है, आपके अंग आपके दिखते नहीं, आपको आपकी आंतरिया होगी, आपके मध्यस्थ हो गया, आपके भोजन पाचन तंत्र हो गए या कोई भी प्रक्रिया होगी, आपका खून हो गया, ब्लड हो गया या कोई भी चीज़ होगी जो आपको दिखती नहीं है, वो सबसे पहले बदलेगी। और ये व्यक्ति है, जब तक व्यक्ति का मन नहीं बदलेगा, जब तक उसकी संपदा कैसे बदलेगी, व्यक्ति का जीवन कैसे बदलेगा। मन मतलब क्या, प्रकृति उसकी, जब तक वो अपना अस्तित्व नहीं बदलेगा तब तक उसकी चीज़ें कैसे बदलेगी, नहीं। अभी तो उसके कर्म भी तय नहीं होंगे, वो कर्म क्या करेगा। अब मान के चलो कोई जानवर है, कोई जीव है, कोई भालू है, अब वो कहेगा मुझे मानव जीवन जीना है, तो क्या वो जी सकता है मानव जीवन? नहीं ना, पहले उसको अपना शरीर का त्याग करना पड़ेगा, फिर उसे मानव जीवन भोगना पड़ेगा, अर्थात मानव जीवन प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जाके वो मानव कर्तव्य करेगा, अर्थात मानव कर्म करेगा, मानव भोग लेगा। ये कैसे है, जब वो अपना अस्तित्व त्याग करेगा। पर यहीं पर मान लो अगर मैं पनप गया उस जानवर के अंदर, तो मैं जानवर की प्रवृत्ति में होती यूँ कहूँगा कोई महत्व नहीं रखता, शरीर के अंगों को पकड़ो और यूँ बदल के टांगों पे खड़े हो जाओ, अर्थात प्रकृति डगमगा जाती है। मैं इतना नालायक हूँ, मैं इतना नालायक हूँ कि किसी जीव में अगर मैं हूँ तो उस जीव को कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, शरीर है ना, इस शरीर के अंग बेशक मानव जैसे नहीं पर मानव जैसे हो तो सकते हैं, मानव की भाषा सीखी तो जा सकती है अगर बुद्धि है, क्योंकि ये सोच ही उसके अंदर कुछ ना से कुछ पनप गई, अर्थात मैं पनप गया। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सोच क्या है, जब उसने ये चिंतन करा कि मैं मानव जीवन, क्योंकि एक जानवर चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं मानव जीवन जीऊं, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई जानवर चिंतन कर रहा है तो सोच बदलाव करती है और सोच की गति को मैं निर्धारित करता हूँ कितनी तीव्र होगी। ये योग कहलाते हैं। योग गति को बहुत पूर्ण करते हैं, योग में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति की लिमिट्स को ब्रेक कर देती है एवर टाइम, हर समय। क्योंकि योग का मतलब क्या है, आपने ये चिंतन नहीं कर लिया ना केवल मैं एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे एग्जिस्ट ही नहीं रहना, तो फिर मैं आऊँगा, मैं कहूँगा क्या मानव जीवन जीना है, उसके मन में ये अनुभूति बोई किसने, मैंने, ठीक है, कि मानव प्रत्येक चीज़ कर सकता है, प्रत्येक चीज़ में मतलब मानव की भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मानव यूँ अपने आप को सोचे कि मैं सब कुछ कर सकता, ना है। आप एक हद के बात नहीं कर सकते प्रकृति में, बस हदें बढ़ाइए, मैंने लिमिट्स बढ़ाई है। लिमिट्स को यूँ नहीं कहा कि आप अनलिमिटेड हो गई हो, क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड हो गए तो आप फिर मुझे में बन जाओगे, अर्थात कुछ नहीं में कुछ, अर्थात काला अंधेरा। क्या बनना चाहता है हर कोई? क्या शरीर बड़ी सत्याग करना चाहता है? नहीं ना। पूर्ण अस्तित्व से समाप्त करना चाहता है? नहीं ना। केवल मौलिक अस्तित्व समाप्त करना चाहता है, तो वो हो जाएगा, लिमिट इनहांस हो जाएगी, आपको जो बनना है वो बन जाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो कहोगे तो आप मुझी में समा जाओगे, आप खुद की चेतना समाप्त करोगे सबसे पहले। ये हमेशा ध्यान रखिए, आप सबसे पहले अपनी चेतना समाप्त करोगे, और जब आप अपनी चेतना समाप्त हो जाओगे तो जीवन को आप जो चाहते हो वो तो मिल जाएगा, पर वो फिर उसका चक नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाएगी लाइफ।
फिर आप खुद ही कहोगे मुझे नहीं बनना तुम, फिर आप वापस अपना वही चक्र अर्थात चक्रों में फिर फंस जाओगे। फिर मैं प्रकृति के तत्व बना दूंगा कि आप एक हाथ में एक समय की एक अवस्था में तो ये कहोगे कि मुझे तुम बनना है, और एक अवस्था में जब तुम बन जाओगे तो तुम कहोगे मुझे वापस वही बनना जो मैं था। फिर ये चक्र चलता रहेगा अनंत कालों तक, जब तक ब्रह्मांड है। तो इल्यूजन हैव टू फेजेस। इल्यूजन तभी इल्यूजन कहलाएगा जब तक वो एक फेजेस पे है। अगर वो स्वयं है तो अहम को ज्ञात करेगा, अहम है तो स्वयं को ज्ञात करेगा, तो दोनों आर इल्यूजन। बट अगर दोनों को मिला दे तो इल्यूजन नहीं कहलाएगा, दोनों को मिला दे तो इल्यूजन नहीं कहलाएगा, रियलिटी कहलाएगी। मैंने कहा था ना वास्तविक व्यक्ति 19 वर्ष का होगा, उससे पहले जो है वो सब इल्यूजन्स हो गए। सबकी सोच पलटेगी क्योंकि ये सूक्ष्म काल के होंगे, इनकी सोच कभी भी स्थिर नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। ये शरीरों में वास करेगी, अस्तित्वों में वास करेगी, क्योंकि हैव इल्यूजन्स, इल्यूजन्स है, ये मायाएं हैं जो पनपती है समय के साथ। ठीक है, ये भ्रम है। वास्तविक व्यक्ति पनपता ही 19 मेरे आयु में तो 19 वर्ष के बाद ही है। 19 वर्ष वाला व्यक्ति होगा वास्तविक, उससे पहले हैव टू आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इल्यूजन्स हो गए। मिल जाएंगे तो हैव इल्यूजन्स विल बी मेक इट रियलिटी। ठीक है, रियलिटी मेक करेगी फिर ये दोनों, जो चाहिए वो कर लेंगे, कल्पयोग प्राप्त कर लेंगे। होगा कल्पयोग कहलाता है, कुछ नहीं कल्पयोग कहलाता है, कल्प रूप धारण कहलाता है। कल्प मतलब ऐसा रूप जिसमें सब कुछ इच्छा प्रकट कर सकते हो, है ना, ऐसा रूप जिसमें सब कुछ इच्छा प्रकट कर सकते हो। और ऐसा रूप प्रकट करने के लिए आप में योग होना जरूरी है, आप में आत्मा होनी जरूरी है, आपकी कॉन्शियसनेस शुद्ध होनी जरूरी है। ठीक है, तो मन तन क्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले आप क्षण साफ करोगे, बहुत हल्का होता है, फिर तन साफ होगा, मतलब भारी रूप साफ होगा, फिर मन साफ होगा। ठीक है, जब आपके क्षण साफ हो जाएंगे, तन साफ हो जाएंगे, मन साफ हो जाएंगे, तब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, अर्थात आत्मा अपना रूप बदल सकती है। फिर उसमें काबिलता हो जाएगी कि वो अपना अस्तित्व नाश करके दूसरा अस्तित्व अपना धारण कर सकती है। अब वो मानव का करे, अगर उसे मानव भोग लेने, मतलब मानव के आनंद लेने, तो मानव जीवन जिए। अगर प्रकृति के आनंद लेने तो प्राकृतिक जीवन जिए। दो ही जीवन मिलेगा आपको, या तो मानवीय जीवन मिलेगा, मानवीय जीवन मतलब कि प्रभावितता है जीवन, जो प्रभावितताओं में जीता है, जो अपने आप को संपूर्ण वास्तविक मानता, हकीकत मानता है वो, या वो जीवन जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस ट्रस्ट हो जाएगी, जहाँ आप केवल कहोगे कि मुझे जन्म मृत्यु से अलग होना है, मुझे केवल चक्रण करना है, अर्थात मैं प्रकृति का तत्व बनना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ फिर आप प्रभावित नहीं होगे चीज़ों से, बल्कि आप चीज़ों को प्रभावित करोगे। मतलब प्रकृति के तत्व, वायु बन जाओगे, सूर्य बन जाओगे, जो भी तत्व कण बनना चाहते हो उस रूप में धारण हो जाओगे, अर्थात फंडामेंटल लिमिटेड फॉर्म्स में। आप समय को भी फिर बांध लोगे, आप समय के ही कारक बन जाओगे, अर्थात समय को चलाने वाली कृति वायु कहलाती है, समय को चलाने वाली कृति सूर्य कहलाती है, समय में ठहरी हुई चीज़ जल कहलाती है, और समय में रुकी हुई चीज़ या समय को ठहराने वाली चीज़ मृदा कहलाती है, और समय में प्रारंभ होने वाली चीज़ आकाश कहलाता है। ये मैं शब्द ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ये शब्द ऐसे ही नहीं बोल रहा, हर एक का अपने आप में अस्तित्व है। जैसे मैंने कही थी कि वायु को ये नहीं पता कि उसकी आयु कितनी है, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वास्तविक में वायु कभी रुकी नहीं है, ठहरी नहीं है, तो उसे अपनी आयु पता होगी, क्योंकि ठहरती ही उसका नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। वायु का मतलब ये प्रभाव है, फ्लो है, प्रवाह है। ऐसे सूर्य को नहीं पता कि वो जन्मा कब था, क्योंकि सूर्य तब जन्मा था जब मैंने सोच करी थी, सोच बनाई थी। अर्थात प्रकाश को ये नहीं पता होता कि वो जन्मा कब होता है, पर प्रकाश को अपनी मृत्यु जरूर पता होती है कि मेरा अंत कहाँ है। उसे ये नहीं पता कि वो जन्मा कहाँ से, वो उत्पत्ति कहाँ से हुआ, और उसे ये जरूर पता है कि उसका अंत कहाँ है। और इसे बिल्कुल यूँ मत सोचना कि न्यूक्लियर फिजिक्स लगा के अगर मेरे को यूँ कहोगे कि एवर टाइम, मतलब मैं अपने आप से बात करता हूँ पहली बात तो एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं ही चिंतन करता हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं अगले पल ही हूँ अपने आप को उंगली कॉन्ट्राडिक्ट उठा के कहूँगा कि डैट इज नॉट फॉर्म है, डैट इज क्या न्यूक्लियर फॉर्म वो करती है, क्योंकि आई हैव इंटेलिजेंट मोर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। तो मतलब कि न्यूक्लियर में तो क्या बोलते हैं एलिमेंट, आप फिर गलत हो। दो एलिमेंट बन के अगर विकृत भी हो रहे तो वो अपना रूप बदल रहे हैं, उनका जन्म नहीं हो रहा, इसलिए तो चक्रित चीज़ों को अलग कहा है और वो जीवित चीज़ों को अलग कहा है मैंने, क्योंकि कॉन्शियसनेस का अंत होता है।
आप ये समझ जाओ, आपका ये जीवन वह जीवन से बिल्कुल अलग होगा, विभिन्न होगा। हो सकता है आप एक जगह में राजा हो, एक जगह में बिल्कुल गरीब। तो राजा क्यों थे? क्योंकि उस समय अलग योग्यता थी, आज बिल्कुल अलग योग्यता है। पर क्या मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वायु कभी ऐसा कह सकती है कि आज मैं भारत का चक्कर लगा के आई हूँ तो अगले पल में आप सूर्य का प्रकाश बन के उड़ रही हूँ, ऐसा कह सकती है? उसका काम तो एक ही है ना, प्रभा। वो यहाँ हो या पश्चिम में हो या कहीं भी हो, वो काम एक ही करेगी। उसका पहचान है उसकी एक मूल्यता कि वो प्रवाह करती है। पर मानव यूँ नहीं कह सकता, एक जीव यूँ नहीं कह सकता कि इस जन्म में मैं ये हूँ तो अगले जन्म में भी इसी से कनेक्शनाइज दूंगा। बिल्कुल डिसजॉइंट, अलग हो सकता है उससे, जिसका कोई तालमेल भी नहीं रखता हो। ये जीवात्मा होती है। क्यों जीवात्मा को जैविक कहा जाता है? क्योंकि जीवात्मा इल्यूजन होता है, वो सूक्ष्म काल के लिए होता है, एक पल होता है, अगले पल नहीं है। जब भी मैंने कही थी कि वास्तविकता तो विखंडित है, आठों नियतियाँ बिगड़ी हुई है, कोई तालमेल नहीं है आपस में। और इनके बीच में अगर तालमेल नियम नहीं बनाया गया तो ये सब मुझी में समा जाएगी। तो इस कारण से इनमें नियम बांधे गए हैं, इनमें नियम चलाए गए हैं, ताकि इनके बीच में एक रिलेशन, कनेक्शन, अदृश्य धागा बनाकर पिरो रखा है केवल, ताकि चलती रहे। This is a web connectionized ever time. तो भ्रमों की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। ब्रह्म कौन है? वो अदृश्य धागा, उसे काल ना कहो, काल तो वो था जिसमें ये समा जाती। प्रारंभ कैसे हुआ इन चीज़ों का? ब्रह्मा द्वारा निर्मित, कि ब्रह्मा वो अदृश्य धागा था जिसमें पिरोया गया। और किसने पिरोया? काल ने। अर्थात खुद को बुलाकर इनका स्वामी बन गया, 8 रूपों में 9वीं नियति बन के इनका स्वामी बन गया। और जब तक एक चीज बताओ, सामान्यता से बताओ, अगर आपको पूरी डिटेलिंग पता है किसी चीज़ की, अगर आपको ये पता है कि ये है क्या असलियत में, तो क्या आप उससे प्रभावित होगे? इस साधारण जीव कहेगा हाँ मैं प्रभावित होऊंगा, नहीं होंगे। जब पता होगी तब नहीं होंगे, जब पता नहीं है ये तभी प्रश्न उठ रहा है मन में कि होऊंगा। जब पता होगी ना कि वास्तविक में ढांचा आंतरिक क्या है, जब आपको पता चलेगी एक काया केवल मांसपेशियों की बनी हुई है अंदर से, और इतनी अच्छी भी नहीं लगती। ये जो ऊपर ऊपर से रंग रूप दिखते हैं ये आंतरिक रूप से अच्छे नहीं लगते। चमड़ी निकालती अलग रूप दिखने लग जाएगा, तब आप नहीं होंगे, क्योंकि मन में बार बार वही डरावना चिंतन आएगा किसे निर्मित कैसा करा गया और ऐसा करा भी क्यों है, ताकि आप इस चीज़ में सोच विचार कर सको, समझ सको कि जो होता है वो होता नहीं, जरूरी नहीं कि हो, और जो दिखता है वो भी आवश्यक नहीं, पर ये है क्यों, ये आवश्यक है महत्वपूर्ण। तो इल्यूजन्स इसलिए पनपते क्योंकि इल्यूजन्स इज हैव वन पार्ट बट दिस इज नॉट फुल्ली पार्ट। ये चक्र इल्यूजन्स का निर्माण करता है, मायाओं का निर्माण चक्र करते हैं, चक्रण करते हैं, पर चक्र स्वयं माया नहीं कहलाती, ये हमेशा ध्यान रखें। चक्र नियति कहला सकती है, माया नहीं कहलाती, और माया इससे परे है नियतियाँ। तीनों माया कहता था, तीनों नियति नहीं कहता था। नियति मैं बता दो कितनी है, विभिन्न है, अनेकों अलग अलग नियतियाँ। मायाएं 3 कही जा सकती है, 3 भ्रम कहे जा सकते हैं, उत्पन्न 2 के द्वारा होगे, 2 की चालों द्वारा बार बार अपना रूप बदलेगे स्वयं के रूप में। परंतु मायाएं 3 है, भ्रम 3 है, 3 तरह के भ्रम है। समय भी एक भ्रम है। तो अगर हम यूँ कहें कि एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन है या आकर्षता भी एक भ्रम ही है, ठीक है। और प्राकृतिक मूल अवधारणा आपकी काया भी एक भ्रम ही है, आपकी प्रकृति भी एक भ्रम ही है। अर्थात महामाया कह लो या उसे समय कह लो या उसे क्या बोलते हैं आकर्षता कह लो, प्रभाविकता, ये तीनों ही भ्रम है, तीनों ही माया है, और तीनों श्रापित है और तीनों कल्पित है। ये हमेशा ध्यान रखें कि तीनों प्रकट हुई है और तीनों ही श्रापित है मेरे द्वारा, वचनों द्वारा, अर्थात बांधित है नियमों से, कि जब भी ये जन्म लेती है इनके दुख नहीं समाप्त होते अनंत काल तक, ना इनकी इच्छाएं समाप्त होती कब है? जब मैं आंखें बंद करता हूँ, आंखें मूंदता हूँ पल पल। और ये मिले क्या? अलग अलग श्राप, अलग अलग समय स्थितियों के अनुसार
स्थिति और स्थितियों के अनुसार, ठीक है, तत्वों और तत्वों की प्रभाविताओं के अनुसार, इनको इन्हीं के कारण इन्हीं के श्राप मिले हुए हैं। द नेचर ऑफ कर्स, नेचर को जो कर्स मिल रखा है वो इन्हीं के कारण मिल रखा है, इन्हीं को मूल अवधारणा के कारण। और ये ब्रह्मांड, ये नियम है जो इन्हें बांधे रखता है। अर्थात नियम एक अंत होता है, पर इल्यूजन्स के अंदर नियम और पनप जाते हैं। हैव ऑल ऑफ लाइफ ऑफ इल्यूजन्स, अगर हम बात करें क्या सभी लाइफ इल्यूजन्स है, तो ऐसा है भी और नहीं भी। एक को छोड़ के सब इल्यूजन्स है, एक को छोड़ के सब इल्यूजन है। वो हु इज दिस, कौन है ये? केवल केवल मैं बताऊँ जो प्रभावित नहीं होता, विधाता को छोड़ के बाकी सब इल्यूजन्स है, अलग अलग रूपों में। और फिर विधाता को जो ताल्लुक नहीं रखता किसी चीज़ से। मान लो मैं हूँ अभी, सपोज करो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या मैं कोई दूसरी जगह से ताल्लुक रखता हूँ? नहीं ना। तो क्या मैं दूसरी जगह से प्रभावित हूँ? नहीं ना। बस यही है कि उस चीज़ के लिए मैं विधाता हूँ, साधारणता से शब्द ये। तो क्या मैं रियल हूँ? या क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा हूँ, या तो आई एम रियल, मतलब मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता इसलिए रियल हूँ, क्योंकि मैं उसको निर्देश कर सकता हूँ। अगर मैं उधर जा भी सकता हूँ तो मैं उसका रूप बदल सकता हूँ, और मैं उसका रूप बदल सकता हूँ, मतलब वो मेरे लिए इल्यूजन होगा पर मेरा रूप नहीं बदलेगा इतनी जल्दी मैंने कहा भी, मतलब रूप तो बदलेगा पर जब मैं उसमें विलीन हो जाऊँगा। और तुरंत कोई चीज़ जाके एकदम में तो नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसी है जब एक चक्र घूम रहा है तेज गति में, तो आप उसको तुरंत तो एकदम में नहीं रोक दोगे सडन, वरना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, धीरे धीरे रोकोगे। और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए होगी तो तब भी सडन नहीं रुकेगा, कुछ सेकंड लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने टच करा ही नहीं और कोई चीज़ रुक गई, नहीं होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके बीच में एंटी ग्रेविटी फील्ड बन जाएगी। सपोज करो दो चीज़ें आपस में चक्रित कर दी और आप बीच में जाके यूँ जा रहे हो, तो आपको दिखेगा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन दिख रहा है यहाँ पे। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वायु एग्जिस्ट कर रही है। अगर वैक्यूम में हो तो दैट इज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रभाव चलता है गतिमान। वो लो प्रेशर हाई प्रेशर कंटेन हो जाता है, जो हम पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते हैं मैकेनिकल ऑफ फ्लूइड में। बट फिर भी प्रोपोर्शनली आप ये हमेशा ध्यान रखें, फ्लो इज द फ्लूइड, फ्लो मेक कर देता फ्लूइड को, पर फ्लूइड डज नॉट फ्लो, कि एवरी फ्लूइड डज नॉट फ्लो हो। एक हर जल रही चीज़ प्रभावित हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि डेंसर भी होती चीज़ें, कठोर भी होती है, और कठोर चीज़ हो सकता है वो कहने को तो जल हो, पर वो एक सॉलिड स्थायी रूप धारण रखती हो, क्योंकि उसके पार्टिकल इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहे अपने आप को। पर हाँ, पार्टिकल एक गुण रखते हैं जो कि जटिल होता है एज कम्पेयर टू अनदर, कि वो अपनी एक स्टेट रखते हैं जो रजिस्ट नहीं हो रही होती, और उसके सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म अंग परिवर्तन कर रहे होते बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में। अर्थात ये हमेशा ध्यान रखना, जो पार्टिकल ठहरा हुआ है उसके अंदर के पार्टिकल बहुत तीव्र गति से हो रहे होंगे, तभी ये चीज़ ठहरी हुई है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स हैवी होगी। और अगर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है बहुत तेज गति से, तो समझ जाओ कि उसके अंदर के पार्टिकल स्थिर हो गए, तभी वो इतनी तेज़ी से मूविंग कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप अपने शरीर को हल्का कर लो, स्थिर कर लो, स्थायी कर लो, और अपना एक अवस्था बिल्कुल स्टैटिक कर लो, तो आपका वजन बहुत हल्का हो जाएगा। परंतु यदि आपके अंदर चक्रण बहुत तेज गति से चल रहा है तो आपका भार बहुत तीव्र हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक व्यक्ति खाए जा रहा है तो उसकी चक्रित गति बहुत जल्दी है और उसका भार बढ़े जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति चीज़ों को स्थिर कर रहा है, उसके अंग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तो उसका वजन बहुत हल्का होता चला जाएगा। ये चक्रों की अवस्था है। तो चक्र कहलाते क्या है? चक्र विचार भी कहलाते हैं, सोच भी कहलाते हैं, चक्र प्रत्येक चीज़ कहलाते हैं, क्योंकि चक्र वो सूक्ष्म कला है या सूक्ष्म विधि है जो चीज़ों का निर्माण कर रही है। पर हम चक्र को स्वयं और अहम नहीं कह सकते। स्वयं अहम रूप है, पहलू है, जो वो पनप रहे हैं तब जब एक वास्तविक व्यक्ति अपना रूप बदल रहा है। दो रूपों में, या तो वो जानता है सब कुछ चक्र के बारे में, या वो चक्र से अनजान है। और ये चक्र से ही तय होता है क्या वो जान रहा है या नहीं जान रहा। और चक्र उसी का रूप कहलाता है। अर्थात चक्र कोई नहीं, काल, वो ब्रह्म काल का काल ब्रह्म, अतः उसी का रूप है। ये मान के चले एक व्यक्ति है, व्यक्ति की कल्पना बुनी, कल्पना वही है, फिर उस कल्पना के अंदर वही स्वयं पनपा, अतः ब्रह्मा वही है। ठीक है, तो काल ने कल्पना करी, अतः ब्रह्म काल भूना, ब्रह्म काल के अंदर ब्रह्मा पनपा, ये है काल ब्रह्म। पूरी एक गाथा
जो चारों फेज में होती है, जहाँ विधाता, रचयिता, कर्ता और नाथ चार हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे? विधाता ने कल्पना बुनी तो रचयिता ने कल्पना निर्मित करी, तो कर्ता ने कल्पना में जिया, तो अंत में कल्पना का अंत नाथ ने किया। चौरू ये चीज़ जानो कि हकीकत में क्या है। विधाता जो है वो कल्पना से परे जो सो रखा है, सोई हुई चीज़ में एक रचयिता बुना जिसने कल्पना बनाई, निर्मित करी। उसने जब कल्पना निर्मित करी तो कल्पना निर्मित करने के बाद उसके अंदर एक व्यक्ति जो कि प्ले कर रहा है, और प्ले करने के बाद उस कल्पना को वो जान जा रहा है, समझ जा रहा है। मतलब मैंने चार देखने कल्पना से कि एक व्यक्ति है, मैं भूल गया कि एक व्यक्ति है, सो रहा है, सोने के बाद उसने ब्रह्मकाल उत्पन्न वो करा, फिर उसने ब्रह्म उत्पन्न करा, और फिर आखिर में काल ब्रह्म, है ना। तो ये मतलब ऐसी है बिल्कुल कि कल्पना एक रचयिता है जिसने कल्पना बुनी, वो कल्पना रचयिता है, और वो कर्ता उसका थर्ड फेज है जहाँ वो खेल रहा है, और अंत में वो पूरा ही सर्कमस्टेंस काल ब्रह्म है, अर्थात या यूँ कह लो कि काल ब्रह्म ब्रह्म काल से ब्रह्म काल मतलब कल्पना, वो कल्पना कभी कभार तो मुझे भी कंफ्यूज कर देती है चीज़ें। तो ये चारों एक ही है, चारों एक ही है। तो यहाँ फैक्टर्स अलग अलग हो गए। विधाता तो मुझे पता है कि वो सोलह का जो व्यक्ति है वो विधाता है, क्योंकि वो चीज़ों से प्रभावित नहीं है, वो कल्पना के भीतर नहीं है, अतः स्वयं कल्पना नाथ कहलाएगी। कल्पना के भीतर दो जने पनपेंगे, रचयिता और कर्ता, और कल्पना के भीतर जब दो जने पनप रहे हैं तो एक कल्पना को पूर्ण ज्ञात कर ले रहा है और एक कल्पना को बना रहा है। मैं गलत कह रहा था, ये कृतिया है, ये कृतिया है अर्थात प्रक्रिया है। कल्पना प्रकट हुई है, तो मौखिक रूप से यहाँ पर दो के बारे में वर्णन देखो। कल्पना यानी नीति, अर्थात यहाँ पे एक ही व्यक्ति कल्पना भी बन रहा है, एक ही व्यक्ति कल्पना से परे भी हो रहा है, अर्थात यहाँ दो व्यक्तियों की बात होगी कि एक सो रखा है, सोने वाले ने कल्पना करी, वो कल्पना स्वयं ही वो सोया हुआ व्यक्ति था। ठीक है, मतलब कल्पना जो है उसी की बात है, मतलब विधाता की नीति स्वयं ही विधाता है, अर्थात नीति जो है वो स्वयं ही विधाता का ही अंग है, तत्व है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें चलेगी, यहाँ चार नहीं चलेगी। चार तो ये बताएगी कि वो बनी कैसे कल्पना, तो यहाँ समझ में आएगा। एक व्यक्ति सो रखा है, सोते हुए में मन ने विचार करा, तो मन विचार करने वाला कौन था? रचयिता। फिर उसने उसके भीतर वो जो खेल रहा है या कर रहा है वो कर्ता, और कर्ता के अंत में जो कल्पना स्वयं ही अपना विनाश कर लेगी, अर्थात वो जब व्यक्ति जाग जाएगा तो कौन होगा? नाथ। तो एक क्रिया है, ये कृति है कि घटनाएं कैसे घटित होगी, प्रकृति कल्पना का अंत कब होगा कि एक नाथ कल्पना को ज्ञात कर जाएगा, तब कल्पना का अंत होगा। ये सब पता चल जाएगा वास्तविक में ये मात्र एक कल्पना है और वो जाग जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आपको स्वप्न के बारे में पता चल जाता है कि मात्र ये सपना है, तो आप जाग जाते हो रियलिटी में, मतलब जहाँ आप जी रहे होते हो, जहाँ आप कल्पना कर रहे होते हो, भून रहे होते हो, जहाँ आप चीज़ें प्रकट कर रहे होते हो। जब आपको पता चलती है ये चीज़ें, सब चीज़ें प्रकट हुई है मेरे कारण, तो आप योग लगा लेते हो और कल्प योग रूप धारण कर लेते हो। ठीक है, मतलब जो चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। बस ये बिल्कुल ऐसी है कि आप मानव होकर चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहे, मानव शरीर में होकर, वही कल्प योग रूप कहलाता है। नहीं, ये कल्प योग रूप नहीं कहलाता, ये योग रूप कहलाता है। कल्प योग होगा कि आपका शरीर भी एक्सिस्ट नहीं करता। कर्म योग कहलाता है कि बिन इच्छा के कर्म करना, निष्कर्म कर्म करना, कर्म योग कहलाता है। कि कर्म योग पे ध्यान लगाओगे तो समझ चीज़ें पा जाएगी, क्योंकि कर्म योग में आप इंतज़ार को बुरा नहीं मानते, इंतज़ार को अपना कर्तव्य मानते हो, इंतज़ार को अपना बेहतर रूप मानते हो, बेहतर प्रदर्शन मानते हो। आप चुप्पी को, मतलब साइलेंस को मोस्ट पावरफुल टूल मानते हो। वो इसलिए मानते हो क्योंकि आपको पता होता है बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें वही घटेगी जो मुझे पता है, पैटर्न होगी, पैटर्न रिपीट करेगा। बेहतर ये बोलो ही मत, जो होना होगा वो घट जाएगा। आप चीज़ों के बीच में नहीं आते, फिर बस केवल चीज़ों को प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है सब कुछ है क्या, तो आप केवल चीज़ों को देख के आनंद ले रहे होते हो।
इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, स्वरूप कौन है? शिव का, अहम। पर रूप कौन है? स्वयं। परफेक्ट कौन होगा? स्वयं। इम्परफेक्ट कौन होगा? अहम। हैव अ टू बॉडीज, गॉड एंड डेविल, बट दिस इज द फॉर्म ऑफ गॉड फादर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इल्यूजन्स पे, ब्रह्मों पर, तो अब मैं बात करता हूँ उन व्यक्तियों के बारे में कि कल्पनाओं को अपने अनुसार नियंत्रण में कैसे चलाया जाए। देखो, आप एक चीज़ देखो, आपको पता है सारी चीज़ें परफेक्ट है वो मतलब कि ये परफेक्ट है तो मतलब कि ये बनाई गई है, इल्यूजनाइज्ड है। और जब आपको पता है इल्यूजनाइज्ड है तो मतलब इसके पास पैटर्न होगा, और इसके पास पैटर्न होगा तो आप व्यक्ति को देखकर उसके बारे में बता सकते हो इसको चाहिए क्या। और जब आपको तीन चीज़ें पता होगी कि व्यक्ति को चाहिए क्या, व्यक्ति कर क्या सकता है, और व्यक्ति कहाँ उपस्थित कराया जा सकता है, कहाँ उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो आप प्रत्येक चीज़ करा सकते हो, प्रत्येक चीज़ पा सकते हो उसके द्वारा। निर्मित ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको एक संसाधन है, आपको ये पता चल गया कि इस प्रकार का संसाधन है, मतलब संसाधन क्या है, आपको ये पता चल गया इस संसाधन से मैं कैसे अपना काम निकलवा सकता हूँ, और आपको ये पता चल गया इस संसाधन के कितने रूप से मैं क्या क्या करवा सकता हूँ। तो आपको जब पूरा संसाधन का ज्ञान हो जाएगा तो आप क्या बताओ संसाधनों से सब कुछ नहीं पा सकते। जब आपके पास एक वो है, आपके पास एक एलिमेंट है, आप जानते हो कि इस एलिमेंट को मैं इस एलिमेंट से मिलाऊंगा तो इस तरीके का रसायन मिलेगा, फिर उस रसायन को मैं किसी और रसायन से बनाऊंगा तो किसी और तरह का मिलेगा। तो आप क्या बताओ कि आप एक चीज बताओ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास रंग चार है, पर उस चार रंगों से आपने अनेकों रंग बना दिए, अनंत रंग बना दिए, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी अनगिनत थी। पहली बात तो क्वांटिटी अनगिनत थी, फिर आपको रेसिपी पता थी कौन से कलर से कौन सा कलर बनेगा, ठीक है, और फिर आपको ये भी पता थी कि उस कलर से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मतलब क्या क्या बन सकता है, आपको तीनों चीज़ें पता थी। और जब आपको तीनों चीज़ पता है तो एक चीज़ बताओ, क्या अगर किसी ने आपको 4 रंग दिए, 5 रंग दिए, तो क्या आपको मतलब बनेगा कि आप उससे और भी रंग मांगो? नहीं, आप 4 ही रंगों से समस्त रंग बना दोगे, क्यों? आपको पता है, आपको उसकी विधि याद है, कला आप पे है, और कला विधि से सब चीज़ें निर्मित होती है। मैं ये तो कहना चाहता हूँ, हैव यू मेक इंटेलिजेंस देन हैव यू मेक अ डिसीजंस। इफ यू आर मेक अ डिसीजन then you will realize our time कि who I make, मैं क्या मैं क्या क्या मेक कर सकता हूँ मेजरली, या कौन सी चीज़ मेक कर सकता हूँ। मेक का मतलब है चुनना, मैं क्या चुन सकता हूँ, क्या तय कर सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, क्या निर्मित कर सकता हूँ, क्या चला सकता हूँ, अगर क्या ऑपरेट कर सकता हूँ या क्या क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्रिएट एंड ऑपरेट की ताकत आप मान जाएगी एवर यू मेक कंट्रोल, कि क्या तुम चीज़ों को बनाकर कंट्रोल कर सकते हो, या दैट्स हैव अ कंट्रोल, मतलब कि वही स्वयं और का पूर्ण रूप कंट्रोलर है। ठीक है, नियंत्रण को ही तो कंट्रोल कहते हैं, पूर्ण नियंत्रण। तो नियंत्रण कभी ये नहीं होता, नियंत्रण हमेशा स्वयं पे होता है, स्वयं पे ज्ञान हो लेना, स्वयं पे ध्यान लगा लेना, स्वयं के बारे में जान लेना, यही नियंत्रण कहलाता है। कि नियंत्रण भारी रूप से होता है, नियंत्रण हम भारी चीज़ों को करते हैं अपने अनुसार, पर यहाँ भी ध्यान रखो अपने अनुसार। आप चीज़ों को कभी भी किसी और के अनुसरण नहीं करते, स्वयं के अनुसरण करते हो, अतः स्वयं के लिए करते हो, अतः स्वयं पर ही नियंत्रण पाते हो। ये हमेशा ध्यान रखें कि मेरे वचन कभी नहीं असत्य होगी कि मैं नियंत्रण, मैंने कहा कि केवल नियंत्रण स्वयं पे होता है, वो हकीकत है कि स्वयं के लिए ही नियंत्रण होता है, स्वयं पर ही नियंत्रण होता है। आप नियंत्रण कभी भी किसी वस्तु पे नहीं पा सकते। अगर कोई वस्तु वास्तविक होगी तो आप उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। क्या कभी उस व्यक्ति पे नियंत्रण पालोगे? क्या कभी उस व्यक्ति की चालें समझ लोगे जिसकी चालें हमेशा बदलती रहती है, जो इम्परफेक्ट है? कहोगे नहीं। क्या किसी व्यक्ति को उसका रहस्य जान लोगे जिसके मन में एक चिंतन नहीं पन पड़ा? क्या उस व्यक्ति के बारे में जान लोगे जो कुछ चाहता ही नहीं है? कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां आपकी सोच समझ गई। आपने केवल यूं धारण कर रखा था कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परफेक्ट होता है, बस उसको सही जगह लगाने की सोचते है ना। यही तो है कि दुनिया कल्पना है मात्र। जब तो मैं कहता हूँ ना, ये दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड, रियल नहीं है, क्योंकि रियल तो बिखरी हुई है। और अगर मैं गलत होता तो ये सारे कनेक्शन आपस में कनेक्शनाइज नहीं होते, वेब में शॉर्ट सर्किट हो जाता अब तक। ठीक है, मतलब है वो वाइब्रेट, एक फंक्शन कब वाइब्रेट करता है
जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, जब चीज़ें सही नहीं होती। और जब चीज़ें सही नहीं होगी, एक गाड़ी कब आवाज़ करती है? जब उसके पार्ट्स कहीं ना कहीं से कमी दिखा रहे होते हैं, है ना। अगर सारे पार्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ से कनेक्टेड हो गए तो क्या कोई सिस्टम आवाज़ कर सकता है? नहीं। क्या सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, तो कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगी। और यही है, पर क्या वो वाइब्रेट हमेशा के लिए रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि द फैक्टर ऑफ नेचर ऑफ कोर्स कि चीज़ें अगर समानता रहेगी तो चीज़ें विभिन्नता दिखेगी या चलेगी, और कोई चीज़ चलेगी और दिखेगी तो वो प्रभावित जरूर करेगी, अर्थात वो समानता से विभिन्नता में पलटेगी जरूर आपको। क्योंकि क्यों? क्योंकि नियम मेरा है, मेरे में ये सारी चीज़ें प्रत्येक पल वो करती रहती है लोग, और इसी के कारण प्रत्येक चीज़ में ये चीज़ें होती है कि कोई भी चीज़ स्थगित नहीं रहती। अगर कोई वस्तु प्रतिदिन चल रही है तो उसकी गति तीव्र होगी, और यदि कोई वस्तु ठहरी हुई है तो उसमें जंग जरूर लगेगा। इज द कोर्स ऑफ नेचर। क्यों? मैंने कही थी कि प्रकृति कौन है? जो मेरे द्वारा प्रकट होती है। जब मेरी आंखें मूंदती है तब प्रकृति पनपती है। अर्थात कहने का मतलब ये, मैं समानता चल रहा हूँ, दुनिया विभिन्नता चलेगी, मैं विभिन्नता चल रहा हूँ, दुनिया समानता चलेगी। मैंने यहाँ पे बस एक नियम जोड़ कह दी थी, नियम कह दिया था कि अगर मैं समानता चल रहा हूँ तो दुनिया मेरे को दुखी दिखेगी, क्योंकि तीन चीज़ें चयन एक वजह है, समांतर, सुख, स्वयं और ज्ञान। नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, मैंने कही थी समांतर, सुख और स्वयं। ठीक है, ये तीनों एक ही चैन में होंगे। विभिन्नतर, अहम और दुख, ये तीनों एक ही चैन में होंगे। मतलब कि जब आप समांतर चलोगे तो दुनिया विभिन्नतर चलेगी, दुनिया दुख देगी, और दुनिया आपको अहम में परिवर्तित करेगी ही करेगी। ठीक है, अहम में परिवर्तित करेगी करेगी। अब मैंने ज्ञान क्यों हटा दिया? ज्ञान और सत्य क्यों हटा दिया? दो पहचाने तो है, ये बदल जाती है। कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्यों कंफ्यूज हो जाऊंगा? क्योंकि आप एक चीज़ लगा लो, मैं कहता हूँ स्वयं ज्ञान देता है, स्वयं ज्ञान की पहचान है, स्वयं ब्रह्मा है। ठीक है, मैं कहता हूँ अहम ज्ञान प्राप्त कराता है, अहम करते हुए वो कराता है। अहम क्या बोलते हैं? सत्य की पहचान है। सत्य कौन पाना चाहता है? स्वयं। यही चाहने और होने में अंतर हो जाता है कि चाहना और होने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि स्वयं कौन है, अहम कौन है। मैं तो आसानी से बोलता दूंगा, सरलता से, पर मैं ही जब इस ऑडियो को सुनूंगा तब मैं सोचूंगा क्या बोल रहा हूँ, कि मुझे खुद नहीं याद रहेगा कि मैंने बोला क्या था। मैं तो गति में बोलता रहूँगा, फ्लो में बोलता रहूँगा, वो अपने आप ही सब सही सही निकलते रहेंगे, पर मैं बाद में खुद ही नहीं समझ पाऊंगा मैंने कहा क्या। और यह हकीकत है, इसलिए मुझे यहाँ क्लियरिटी करनी पड़ती है। मैं ऐसे समझाता हूँ अपने आप को जैसे मैं किसी और को समझा रहा हूँ, पर यह नहीं कि मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। ये मेरी प्राइवेट वीडियोस है, किसी जगह पे है नहीं उपस्थित, जो ये कोई और सुन सकता है मेजरली। तो ये थिंकिंग है ऑलवेज, कि मैं अपने आप को ऐसे सुनाता हूँ। तभी तो अगर मैं रास्ते में जाता तो मुस्कुराते हुए जाता हूँ, फिर लोग सोचते हैं बंदी से बातें कर रहा है, पर उन्हें को क्या पता मैं खुद की ही बातें सुन रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को, कल्पनाओं को, चीज़ों को ऑब्जर्व करा जा सकता है। ऑब्जर्व का मतलब है उनमें पैटर्न ढूंढा जा सकता है, फाइंड करा जा सकता है। देखो चीज़ें पैटर्न ऐसे है, चीज़ों पे मैंने कहा विचार लगाओ। विचार लगाना क्या है? चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों पे ध्यान लगाओ। क्या एक ही चीज़ कई चीज़ों से कनेक्शन आ जाती है? और मैंने कही अभी कि आप अगर किसी व्यक्ति की जानते हो वो चाहता क्या है, वो क्या कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, तो आप किसी भी कल्पना को ऑपरेट कर ही लोगे, कंट्रोल कर ही लोगे, अर्थात उसमें नियंत्रण पा ही लोगे। जब आपको किसी तत्व की बारे में पता चल जाए कि ये तत्व है क्या, ये तत्व है क्या का मतलब क्या है, ये तत्व चाहता क्या है, ये अपनी क्या परेशानी है इसकी, और जब आप उस परेशानी को सॉल्व करके उससे कुछ बनाना जानते हो और उससे क्या क्या बना सकते हो, मुझे नहीं लगता फिर उसके अलावा आपको कुछ चाहिए। क्योंकि आपको फिर तत्व की कला भी पता चल गई, विधि भी पता चल गया, और कला विधि से सब कुछ निर्माणित कर सकते हो। आप क्या क्या नहीं निर्माणित कर सकते। अब परिस्थिति और स्वयं को लो। स्वयं क्या है? तत्व। परिस्थिति क्या है? उसकी प्रभाविकता है। आप तत्व और प्रभाविकता लो, स्तुति और स्थिति लो, है
आप चीज़ें क्या क्या नहीं निर्माणित कर सकते, समझ चीज़ें निर्माण कर सकते, क्योंकि मायाएं भी दो चीज़ों से निर्माण हुई है। मैंने कही थी ना कि इल्यूजन्स हैव बट टू फॉर्म्स विल बी चेंज। दो चीज़ें चेंज करती है इल्यूजन्स को। कौन? मायाएं तीन है, पर चेंज कौन करती है? बदलती कब है मायाएं? दो के कारण, स्वयं और अहम के कारण। प्रभाविकताएं कौन खिलाती है? प्रभावित कौन करता है? अहम करता है। मैंने कहा था ना, अहम की कारक क्या है? वो आकर्षित करेगा और स्वयं आकर्षित नहीं होगा। और यहाँ वही समांतर विभिन्नता में ये कह ले कि स्वयं और जो समांतर चल रहा होगा और जो सुख होगा, सुखी होगा, वो प्रभावित होगा जरूर, वो प्रभावित होगा जरूर, करेगा और करेगा नहीं। जो मूल स्वयं होगा और जो मूल अहम होगा वो प्रभावित नहीं होगा, वो प्रभावित करेगा जरूर। ये हमेशा ध्यान रखना। कंट्रोलर कौन है? नाथ कौन है? अहम की पहचान है, ना कि स्वयं की। क्यों? कंट्रोलर दुखी नहीं होता किसी चीज़ से, वो प्रभावित नहीं होता किसी चीज़ से। क्यों? वो जान जाता है, वो जान जाता है कि जीवन में नियम बहुत महत्व रखते हैं। स्वीटी ब्यूटी पाइस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर कुछ ही ना अत्यधिक और ना बिल्कुल भी समाप्यता। सिर्फ सूक्ष्म जीवन में दुख जब ज़्यादा हो जाते हैं, पर स्वीटी ब्यूटी स्पाइस सूक्ष्म होती है, तो वो दुख नहीं दिखता। केवल ये नियम स्वयं के द्वारा रचा होता है, और जब स्वयं के द्वारा रचा हुआ नियम है तो वो उसका पालन करता है, तो उसको कोई चीज़ दुखी नहीं देती। एक सामान्य व्यक्ति चिंतन करेगा, देखो क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे गुड़गांव गया, नोएडा गया, तो वहाँ पे देखेगा फ्लैट, देखो कितने आनंद है जीवन के, है ना, काश कि मैं भी जीता। तो अहम वहाँ पे पता क्या कहेगा? क्या देखो, पहली बात, जिंदगी के सुख के आनंद तो इनके भी नहीं होगी, जैसे कि हम मानते हैं कि एवरी पर्सन आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। पहली बात, ये मात्र काल्पनिक है, सोचने वाला चीज़ है, चीज़ें परफेक्ट है, पर रियलिटी में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चीज़ें दुख प्रकट करती है, क्यों प्रकट करती है? क्योंकि जीव है, एक जीव सुख दुख देखता है। प्रकृति के तत्व सुख दुख इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो चक्रित होते हैं। पहली बात तो उनकी मूल पहचान वही होती है कि वो दो पहलुओं में पहले घूम रहे होते हैं, चक्रित हो रहे होते हैं। और एक और चीज कि प्रकृति के वो जैसे कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, ये मानव का अनुसरण होता है कि उसके अच्छे बुरे कर्म क्या है। बस ये जरूर है, प्रकृति के भीतर जो चीज तुम करते हो वो चीज तुम्हें लौटती है, प्रकृति के बाहर जो चीज तुम करते हो उसका विरुद्ध तुम्हें लौटता है। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि संसार में अगर तुमने किसी के संग अच्छा करा तो जरूरी नहीं तुम्हारा जिंदगी अच्छा हो, परंतु यदि अपनी मौलिक प्रवृत्ति में आपने कसरत करी, व्यायाम करा, ऐसी चीज करी जो आपके शरीर में वो करती है, तो वो अच्छा देगी ही देगी रिटर्न। ठीक है, कि स्वयं के भीतर ब्रह्माओं में चीजें वैसी ही लौटती है जैसी देते हो आप। और अहम भी कब पनप रहा? जब वो भविष्य को देख रहा, भविष्य का रूप देख रहा, और स्वयं में कब पलट रहा? जब वो भूतकाल के रूप देख रहा। ऐसे अब अगर बात करें कि चीजों को बस में कैसे लगाया जाए, तो देखो समझो, मैंने कही कि क्या क्या मानव के बारे में जानो, क्या मानव है, कौन सा मानव कैसा है, किस तरीके का है, ये ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इज द की ऑफ पैटर्न, कि ऑब्जर्वेशन वो है जो पैटर्न को याद करेगी, पैटर्न्स को समझेगी। ठीक है, पैटर्न्स को समझो। पैटर्न क्या है? समांतरता। क्यों कहती कि दुनिया काल्पनिक है? क्योंकि समान स्वयं खुद एक काल्पनिक रूप है। ब्रह्मा कौन है? जो उत्पन्न हो रहा है काल द्वारा, ठीक है ना, सत्य नहीं है, ज्ञान एक भ्रम है, इल्यूजन है। नॉलेज इज मोस्ट फेवरेबल इल्यूजन। तो कर्म क्या है? कर्म क्या जीवन का वास्तविक नाम है? नहीं, कर्म भी एक तरीके का जाल ही है जो आपको फंसा देता है। पर क्या कर्म योग या निष्कर्म वो जाल है? नहीं, वो इच्छा मुक्त व्यक्ति है जिसको सब कुछ पता है। वो केवल क्यों कर रहा है? क्योंकि बेचारा मर नहीं सकता। वो जीवन क्यों जी रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब उसे पता चला मैं मर नहीं सकता,
तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे है वैसे टिके। फिर गरीबी नहीं जीने दे रही, जब गरीबी नहीं जीने दे रही, गरीबी तरसा रही है, तो एक समय के बाद जब प्रकृति में है तो समय तो एग्जिस्ट करेगा, रूप बदलेगा, रूप बदलेगा तो एम में परिवर्तित होगा। तब पता चलेगी कि जब तक गरीबी में गरीबी जीने नहीं देगी और जिंदगी मरने नहीं देगी, तो फिर अमीर बनने की सोचेगा। जब अमीर बनने की सोचेगा, संपत्ति बनने लग जाएगा, तो अमीरी में वो प्रभावित हो जाएगा। मैंने कही थी ना, गरीबी का असर ही कुछ और होता है और अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो नियम तो ये भी चल रहा है, नियम तो ये भी विरुद्ध नहीं है, ये भी तो चल ही रहा है कि गरीबी का असर ही कुछ और होता है और अमीर का इन्फ्लुएंस जरूर होता है, प्रभावित जरूर होता है। और यही कहते हैं, जब व्यक्ति अमीर बनेगा तो प्रभावित होगा, वो सुख आनंद और इन चीजों को समझने लग जाएगा, वो कष्ट देना समझने लगेगा, वो सोचना बंद कर देगा कि किसी व्यक्ति को दुखी हो रहा है नहीं हो रहा। वो किसी व्यक्ति की आंतरियां निकालने से पहले उस आंतरियों का एहसास करना बंद कर देगा कि किसी व्यक्ति की आंतरियां निकालने में दर्द भी हो रहा है। वो हाथ निकालेगा, पंजे मारेगा और सीधा उसकी आंतरी निकाल देगा बाहर मुख द्वारा, हृदय को उठाकर पिचका देगा 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हो रहा वो चीज जो पहले हो रही थी। पहले हो रहा था कि किसी व्यक्ति को कष्ट देने से पहले वो सोचता था कि व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रवृत्ति दिखने लगी जो चीजों से प्रभावित ही नहीं होनी। इसलिए कही थी प्रभाविकता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि किसी को कष्ट देने के बाद व्यवहारिक संबंध समाप्त तो चले जाते हैं अहम के रूप में, हमेशा ध्यान रखना, व्यापारिक संबंध चले जाते, क्योंकि दुनिया स्वार्थ देख रही थी तो एक स्वार्थी व्यक्ति ही उसके लिए पनपा। जब दुनिया लालच देख रही थी तो लालची व्यक्ति ही पनपा। मैंने खुद ही कही थी, जब खुद रचने वाला ईश्वर अगर स्वार्थी हो जाए, लालची हो जाए, है अहंकारी हो जाए, तो आप समझो कि उससे बड़ा खतरनाक कौन होगा? कोई भी नहीं। कोई भी का मतलब है कोई भी नहीं। वो मैंने बताई तो थी उसकी अवधारणा है, वो इतना डरावना है कि उसका चेहरा देख के प्रकृति अपने प्राण त्यागने लग जाती है। वो इतना खतरनाक है कि राक्षसों की मुंडी निकाल कर यूँ घुमरन कराता है। वो इतना खतरनाक है कि वो जानवर या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हुआ, या कोई भी राक्षस क्यों ना हो, उसकी आंतरियां निकाल के अपनी जीभ साफ करता है। केवल अपनी जीभ साफ करने के लिए किसी की आंतरियां निकाल ली। इतना खतरनाक है। और अभी तो कोई रूप है ही नहीं जो प्रकट होते हैं इतने विशालतम। ये कब पनप रहे? जब ब्रह्मा ने सोच विचार करे, चिंतन करे। क्यों करे? क्योंकि प्रकृति उसको भविष्य दिखा रही थी कि उसके ऐसे भी रूप हैं, और जब उन रूपों ने प्रभाव करा तो धीरे धीरे उसकी सोच भी उन चीजों से प्रभावित होके उन्हीं की तरह बन गई, अप्रभावित अर्थात पूर्ण प्रभावित। तो किसी भी वस्तु को अगर अपने अनुसार चलाना तो आप हमेशा ध्यान रखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। भावना कहलाता क्या? ऑब्जर्वेशन कहलाती क्या? तो मैं जल्दी मैं बता दूँ। सपोज करो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, समांतरता में चल रहा है, ठीक है। ये भी एक नियम है कि देखो मैं बार बार पलट रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों और बताया जा रहा हूँ कि स्वयं हो गया, समांतरता होगी, सुख होगी। जब आप दोहराव करते हो तो मैंने कही थी मेमोरी की बहुत कीमत होती है। जब आप किसी चीज़ को रिपीटेबल काम करते हो तो उसका पैसा मिलता है, ठीक है, पर वहाँ कुछ चीज़ें तुम अलग से नहीं सीख पाओगे, आपकी धीरे धीरे कॉन्सिस्टेंस बढ़ने लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जीवन में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्राकृतिक जीवन भी जियो, सांसारिक जीवन भी जियो। आप संसार से अलग भी हो और संसार में भी हो। अगर एक ही पहलू को मानोगे तो आप अपना नाश कर दोगे। संतुलन ही जीवन है, क्योंकि आपको जीना सिखाती है कि आप एक तत्व भी हो और एक आप जैव भी हो, आप चक्रण करने वाले व्यक्ति भी हो और साथ में जीवन में जीने वाले व्यक्ति भी हो। आप सुख दुख भी देखते हो तो सुख दुख से पड़े भी हो। आप निष्क्रम कर्म भी करते हो तो आप सुख के कर्म भी करते हो और दुख के कर्म भी भोगते हो। अर्थात आप स्वयं भी हो, अहम भी हो, शिव भी हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों हो। और यही आपकी अवस्था स्टेट बनाती है, अर्थात एटम बनाती है, आपको एक तत्व बनाती है, एलिमेंट, ठीक है। मतलब वास्तविक चीज बनाती है। जिस चीज ने चीजों का निर्माण करा है, चीजों की उत्पत्ति करी, चीजों को चलन करा, कर्तन वृत्ति करा है और चीजों का अंत करा है।
तो इसके आखिर में अगर हम बात करें तो केवल और केवल ऑब्जर्वेशन वो एक चीज़ है जो चीज़ों को भापती है, जगहों के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर ले तो आप जान जाते हो कि एक ही एलिमेंट किसी एक चीज़ को पकड़ के भी, व्यक्ति की एक ट्रेड को पकड़ के कि वो नाखून चबा रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है, उसकी समांतरता को देख के, सब में एक ही जैसी क्रिया को देख के उस चीज़ को नोटिट कर लो, विचार कर लो, इससे क्या चीज़ होती होगी। आपको धीरे धीरे वो शॉर्लॉक होम्स वाली बुद्धि जागृत हो जाएगी कि आप व्यक्ति के कपड़े और रहन सहन देख के बता दिया व्यक्ति होगा कैसे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप स्वयं की कभी नहीं देख पाओगे, स्वयं की मतलब मेरी कभी नहीं देख पाओगे। मेरी चीज चालें निरंतर है, मैं कभी क्या कर रहा होता हूँ, कभी क्या कर रहा होता हूँ, परिस्थितियों के अनुसार पूर्णतः बदल जाता हूँ। इसलिए मैंने कही थी कि जो व्यक्ति, क्योंकि जब आप समांतर चलोगे तब मैं विभिन्नता चल रहा, जब आप विभिन्नता चलोगे तब मैं समांतर चल रहा हूँ, अर्थात तभी आप मेरा चीज़ नोटिट कर पाओगे। और जब आप मेरी चीज़ें नोटिट कर रहोगे तो मुझे चीज़ें दुखी तेरी होगी, आप मेरे को पैटर्न तभी कर पाओगे, मैं तभी वो खिलाऊँगा, ठीक है ना। और वो समय ज़्यादा तक गया हकीकत में। ये मेरी इच्छा पे निर्भर करेगा कब मुझे समांतर होना है, कब मुझे विभिन्नतर होना है 19 वर्ष के बाद। इसलिए सुख दुख मेरी इच्छा पे होगा, मुझे कब लेना कब नहीं लेना है, और ये हकीकत है। तो अगर और बातें करें तो यहाँ पर हमें सामान्यतः से और भी चीज़ें समझ में आती है कि ऑब्जर्वेशन क्यों है, कि ऑब्जर्वेशन मेक करेगी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या कहलाएगी कि एक ही चीज़ के बतेरे रूप हो सकते हैं, बतेरी चीज़ों करी जा सकती है। तो आप चीज़ों को ट्रीट करोगे, समझोगे, विचार करोगे, और जब आप विचार करोगे तो चीज़ों के आउटकम्स, उनके क्या करवा सकते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, अर्थात कलाएँ सीखोगे। जब आप कलाएँ सीखोगे, विधियों को ज्ञात करोगे, तो आप उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करोगे, और सिद्ध करोगे, कई चीज़ों को रिद्ध करोगे। सिद्ध रिद्ध का ही रूप आपको बुद्धिमान बनाता है। तो मुख्यतः आप क्या जानते हो भ्रमों से, मायाओं से? आप मायाओं से अपनी वास्तविकता जानते हो, अतः जब तक इल्यूजन्स नहीं होगे तब तक आपको रियलिटी का मतलब ही नहीं पता होगी। और ये हकीकत है कि रियलिटी है क्या, कि मेक करते इल्यूजन्स। जब इल्यूजन्स दोनों मिल जाते हैं, टू इल्यूजन्स आपस में मिल जाते हैं, तब मेक होती है रियलिटी, रियल पर्सन मेक होता है। क्योंकि दोनों आइडेंटिटी ही इल्यूजन्स रियल पर्सन की होती है। और इल्यूजन्स ऑफ लाइफ के मतलब मायाएं 3 हैं, एक नहीं, ना ही 2, ठीक है। जो प्रभावित नहीं हो रहा वो केवल एक ही है, और जो प्रभावित हो रहे हैं वो 2 रूप है, एक जो प्रभावित कर रहा है और एक जो प्रभावित हो रहा है। तो कल्पनाओं में यही बेनिफिट हो जाता है कि कल्पनाएं एक तो एक दूसरे से अलग अलग होती है, पहली बात तो विभिन्न होती है, तो इनके बीच में पैटर्न्स फाइंड करना बहुत आसान होता है, सरल होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि विभिन्न चीज़ों में पैटर्न आसान होता है? आप एक चीज़ ध्यान रखो, मान लो आपने एक ट्रेड देखी, सपोज करो कोई एक ट्रेड है कि जो व्यक्ति गंदा रहता है, वो क्रिएटिव है, ठीक है। और जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, बिल्कुल अपनी कमरे को मेंटेन करके रखता है, वो क्रिएटिव की जगह डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है, मतलब चीज़ों को परफेक्ट मानता है। जो व्यक्ति गंदा रखता है कमरा, वो इम्परफेक्टली चलता है, वो लाइफ को रियल मानता है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो, एक चीज़ देखो, ये तभी तो अनुमान लगा पाए जब एक गट्ठा अलग था, एक सेट अलग था, बिल्कुल अलग था, और एक सेट उसके बिल्कुल अपोजिट अलग था। अगर यूँ मान के चलो, अगर ये होता कि जो गंदा रहता है वो भी क्रिएटिव है, वो भी इम्परफेक्ट है, और जो डिसिप्लिन्ड है, जो बिल्कुल अपने रूम को समेट के रखता है, बिल्कुल परफेक्ट रखता है, वो भी इम्परफेक्ट ही शो कर रहा है अपनी ट्रेड्स, वही क्या बोलते हैं, वो भी क्रिएटिव है। तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या ताल्लुकान रख पाते? आप इस चीज़ को न्यूट्रल कर देते, कह देते ये चीज़ किसी काम की नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, तो क्या वो रियल थी? यस, वो ट्रेड ही रियल थी, क्योंकि रियल चीज़ बिखरी होती है, वो ताल्लुक ही नहीं रखती, वो न्यूट्रल होती है, वो एवरी टाइम। इसलिए तो मैंने कहा था कि स्थायी चीज़ वास्तविकता होती है, कि शांति, जो वास्तविक शांति होती है तो कुछ ना है। आप सांसें रोक लो, सबसे पहले शरीर ही त्यागोगे, आप ये सोच चिंतन ही त्यागोगे सबसे पहले, अगर आपको पूर्ण शांति चाहिए।
इसलिए पूर्ण शांति कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। इसलिए तो मैंने कही शिव को मेरे अलावा कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि वाकईत में अगर आप पूजने लग गए तो वास्तविक में क्या जानोगे? आपको उसका मूल अवधारणा ही नहीं पता। आप अहम को पूछते हो कि मैं चीज़ों से प्रभावित नहीं हूँ, मैं एक शांत व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ, मैं विचलित नहीं होना चाहता। आप अहम बनना चाहते हो अथवा प्रतिबिंब बनना चाहते हो, वास्तविक में आप भी नहीं पाना चाहते। और ये हकीकत है। जब भी तो मैं कहता हूँ पत्थर को मत पूजो, अपने अंदर को पूज लो, पता चल जाएगा अपने आप ही। पत्थर को पूजोगे तो ऐसे ही होगा, आप इल्यूजन्स मानोगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि पत्थर को मत पूजो, मन जहाँ लगे वहाँ पूजो अपने आप को, और मन ही पूजता है, अर्थात मैं ही पूजता हूँ व्यक्ति को। ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी तो मैंने कहती एक मन जो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होगा, और एक मन जो सब में वास करेगा, अर्थात वो हूँ मैं। तो ये इल्यूजन्स